जय हिंद दोस्तों, विद्यापीठ स्टेट पॉइंट में आप सभी साथियों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में जो देखने वाले हैं ये है बिहार पुलिस का पेपर नंबर 25। ये 4/10/2020 को लिया गया पेपर था और इसका जो है प्रश्न के साथ साथ हल पेपर भी दिया गया है। और ये ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट आया है प्रीवियस ईयर का है ये क्वेश्चन, उसको ही देखेंगे। ठीक है, बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन के सिपाही पद हेतु नियुक्ति परीक्षा का जो है हल प्रश्न पत्र है। ठीक है, इसमें कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन रहता है और इसको ही हम लोग ब्रीफली देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो आंसर हो जाएगा बी जोर आकुल। कर है अब कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल में दे रखा है। कर है बी जोर अर्थ बराबर व्यर्थ होगा, बी जोर अस्त बराबर व्यस्त हो जाएगा, बी जोर आपक बराबर व्यापक हो जाएगा, बी जोर आपकता बराबर व्यापकता हो जाएगा, बी जोर आभार बराबर व्यवहार हो जाएगा, वी जोड़ छेद बराबर विच्छेद हो जाएगा, बी जोड़ नी जोड़ आस बराबर विन्यास हो जाएगा, बी जोड़ सम बराबर विषम हो जाएगा, बी जोड़ स्मरण बराबर विस्मरण हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन का है बसो मोरे नैनन में नंदलाला काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है, तो आंसर हो जाएगा मीराबाई के द्वारा। बसो मोरे नैनन में नंदलाल पंक्ति मीराबाई द्वारा रचित है। मीराबाई रीति काल की कवि यात्री है। मीराबाई की अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियां में घायल की गति, घायल जौने और न जाने कोई। नेक्स्ट है सावन माँ उम गयो हिरिया भनक सुनाया हरि आवन री। नेक्स्ट है संतन ठीक बैठी बैठी लोक लाज खोए। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है काल तुझसे होर है मेरी, कविता के लेखक कौन है, तो आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह का जो है अन्य कृतियां में देखिएगा तो है चुका भी नहीं हूं मैं, बात बोलेगी, सुकून की तलाश, पृथ्वी और आकाश, इतने पास अपने, काल तुझसे होर है मेरी। नेक्स्ट है प्लांट का मोर्चा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ही इज गुड इन बोथ स्टडीज एंड गेमेज। आंसर हो जाएगा वाक्य का सही हिंदी रूपांतरण क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। कह रहा है किस कार्य को करने का संकल्प करना वाक्य का सही मुहावरा है, तो आंसर हो जाएगा दृढ़ निश्चय करना। दृढ़ निश्चय का मतलब होता है जो किसी कार्य को करने का संकल्प करना। ठीक है, मुहावरे और अर्थ देख लेते हैं। लोहा मानना यानी प्रभाव स्वीकार करना, डंका बजाना यानी मशहूर होना, बीड़ा उठाना यानी कठिन काम का दृढ़ संकल्प लेना, सिर उठाना विद्रोह करना, दांतों से हाथ काटना पश्चाताप करना, तारे गिनना यानी चिंता में जागकर रात काटना, टोह न पाना रहस्य न जान पाना, अंत पाना भेद जानना। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन का है जो बहुत कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा, तो आंसर हो गया बहुज्ञ। कह रहा है जो बहुत कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बहुज्ञ का प्रयोग होता है, अन्य सभी विकल्प असंगत है। जिसने बहुत कुछ सुन रखा हो उसे बहुश्रुत कहते हैं, जिसने बहुत कुछ देखा हो उसे बहुदर्शी कहते हैं, बहुत से रूप धारण करने वाला को बहुरूपिया कहते हैं, भोजन करने की इच्छा भुक्षा कहते हैं, जो बुद्धि द्वारा जान सके उसे बोधगम्य कहते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे 3 यानी तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चिन्हित करने के लिए गठित 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया, तो आंसर हो जाएगा सिरली रेडक्लिफ के द्वारा। व्याख्या देख लीजिए, सर सिरली जॉन रेडक्लिफ ब्रिटिश वकील को जो है पंजाब और बंगाल के 2 सीमा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। आयोग को भारत और पाकिस्तान की नई सीमाएं को बनाने का काम दिया गया था। इस काम को पूरा करने के लिए उन्हें 5 हफ्ते का समय दिया गया था। सीमा आयोग का निर्णय जो था वह 17 अगस्त 1947 को सार्वजनिक किया गया था। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा, तो आंसर हो जाएगा दुर्लभ। ठीक है, फिर कहता है अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह हो जाएगा, जो मुश्किल से प्राप्त हो दुष्प्राय हो जाएगा, जिसमें जाना या समझना कठिन हो दुर्गम हो जाएगा, जिसे समझना कठिन हो ये दुष्कर हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
अ बेंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा B.S. नायपाल। कर है ए बेंड इन द रिवर पुस्तक के लेखक B.S. नायपाल हैं। कुछ लेखक और पुस्तक देख लीजिए, जैसे B.S. नायपाल के द्वारा हाफ वे लाइफ, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, फिर आता है बिल गेट्स के द्वारा हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, फिर आता है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा आर्म्स एंड द मैन, फिर आता है मार्क ट्वेन के द्वारा द एडवेंचर्स ऑफ हक लवेटी फील। 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है लपटी पुहुप पराग पट सनी श्वेत मरकंद इस पद पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो आंसर हो जाएगा अधिक पदत्व है। कह रहा है जहां काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहां अधिपदत्व दोष होता है। ऐसे अनावश्यक शब्दों को हटा देने से काव्य का सौंदर्य बढ़ता है, घटता नहीं। उदाहरण के लिए देखिए, तो कह रहा है लपटी पुहु पराग पट सनी श्वेत मरकंद, पराग को पुष्प का ही होता है, अतः यहाँ पुहुप शब्द अनावश्यक है, इसीलिए अधिक पदत्व दोष है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चूज द वन विच अपोजिट द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड जो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा क्या? फ्रैगमेंटेशन। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से। बिहार में जो है 1857 की क्रांति देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है अमानत अली, सलामत अली और शेख हारून बगावत कर अंग्रेजी अफसर की हत्या कर देते हैं। यहीं से 12 जून 1857 को बिहार में क्रांति शुरू हुई थी। नेक्स्ट है भारत में जो 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से शुरू हुआ था। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में मुंगेर का क्षेत्र अप्रभावित रहा, जबकि विद्रोह का केंद्र आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर था। नेक्स्ट पॉइंट है पटना में 3 जुलाई 1857 को विद्रोह का नेतृत्व एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है आरा से 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है वह जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने की थी। छपरा में मोहम्मद हुसैन खान ने नेतृत्व में लोगों ने विद्रोह किया था। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है कोणार्क नाटक के कवि कौन है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे जगदीश चंद्र माथुर। कह रहा है कोणार्क नाटक के कवि जगदीश चंद्र माथुर हैं। इस नाटक में उड़ीसा के गंगवंशीय राजा नरसिंह प्रथम द्वारा बनवाए गए सूर्य मंदिर का वर्णन है। कोणार्क सूर्य मंदिर कह रहा है यह पूर्वी उड़ीसा में पुरी के पास स्थित है। इसका निर्माण गंगवंश के शासक नरसिंह प्रथम द्वारा 13वीं सदी में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है इस मंदिर को एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है। यह मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है। 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। जगदीश चंद्र माथुर की अन्य कृतियां में आता है नाटक और वर्ष देखिए। कह रहा है भोर का तारा 1946 में आया, कोणार्क 1951 में आया, ओ मेरे सपने 1950 में आया, सर्दिये 1959 में, 10 तस्वीरें 1962 में, परंपराशील नाटक 1968 में, पहला राजा 1970 में, जिन्होंने जीना जाना ये 1972 में, और इनका उपन्यास जो आया था इसमें आया था यादों का पहाड़ 1966 में, धरती धन अपना 1972 में, आधा पुल 1973 में, कभी न छोरे खेत 1976 में, मुट्ठी भर कांकर ये 1976 में, घास गोदाम ये 1985 में, नरक कुंड में वास ये 1994 में। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। इन्होंने 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल लगाया। एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 12 सही है। इनका पूरा नाम जो था इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी था। इन्होंने लगातार 3 बार और 1980 से 84 में चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी। माई टूथ पुस्तक के लेखक इंदिरा गांधी है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कालाशोक कौन से वंश के शासक थे? तो आंसर हो जाएगा शिशुनाग वंश के। कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में की थी।
इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली ले गया। कालाशोक ने पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो था वह था राजा नंदीवर्धन। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन कर रहा है 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो आंसर हो जाएगा तेलुगु। कर रहा है 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय तेलुगु भाषा जोड़ी गई थी। नेहरू, पटेल एवं सीतारामैया समिति की रिपोर्ट के बाद तेलुगु भाषियों के पोट्टी श्री रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ। 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को रामुलु की जो है मृत्यु हो जाती है। रामुलु की मृत्यु के बाद नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है 1953 में गठित हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में जो है पास किया गया था। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन कर रहा है पावापुरी बिहार के किस जिले में है? तो आंसर हो जाएगा नालंदा जिले में है। पावापुरी बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। यह जैन धर्म के मातावलंबियों के लिए जो है एक अत्यंत पवित्र शहर है। भगवान महावीर को यहीं पर 72 वर्ष की आयु में मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है जल मंदिर पावापुरी नालंदा बिहार में स्थित है। इसका संबंध जैन धर्म से है। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र नगर मगध साम्राज्य की राजधानी रहा है। नेक्स्ट है वर्तमान पटना पहले पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर, अजीमाबाद के नाम से विख्यात रहा है। शेरशाह ने इस नगर का नाम पाटलिपुत्र से पटना रखा था। दरभंगा भारत के बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र में स्थित एक नगर एवं जिले का मुख्यालय है। यह बागमती नदी के किनारे बसा हुआ है। सहरसा जो है यह बिहार का एक जिला है। यह कोसी नदी के समीप पूर्व में बसा है। सहरसा मिथिलांचल का हिस्सा है। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन कर रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय रियासतों को संघ में मिलाने में पटेल के मुख्य भूमिका निभाया। इनमें इनका साथ बीपी मेनन ने दिया था। बीपी मेनन ने भारत की आज़ादी और पावर ट्रांसफर सत्ता हस्तांतरण पर एक किताब लिखा था जिसका नाम ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया था। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में नेहरू ने मुख्य भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1971 में भारत पाक युद्ध, बांग्लादेश मुक्ति तथा 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल जैसी महत्वपूर्ण घटना घटी थी। इन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है WHO का पूरा नाम क्या है? आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO का पूरा नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन है। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। प्रमुख जो है टेड्रोस अदनोम घेब्रेयसस है। स्थापना इसका जो है 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। उप महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय स्वामीनाथन थे। कुल सदस्य जो है इसका 193 है। चलिए नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन कह रहा है भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? तो ये होता है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। अनुच्छेद 202 में राज्य सरकारों के बजट का उल्लेख है। नेक्स्ट है सरकार का आय और व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। बजट को वित्त मंत्री द्वारा 1 फरवरी को पेश किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्री द्वारा बजट से 1 दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। बजट शब्द जो है वह फ्रेंच बुगेट से निकला है जिसका अर्थ चमड़े का थैला होता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट R.K. षणमुख चेट्टी ने पेश किया था। भारतीय बजट के जनक जेम्स विल्सन को माना जाता है। इसने जो है 1860 में प्रथम बार बजट प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन का है रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में है। कह रहा है रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1935 को एक्ट 1934 के द्वारा हुआ था। समिति जो है हिल्टन यंग के सिफारिश पे हुआ था। राष्ट्रीयकरण इसका 1 जनवरी 1949 को हुआ। स्थापना 5 करोड़ की पूंजी से हुई थी। RBI देश के केंद्रीय बैंक है। देश के मौद्रिक नीति RBI द्वारा बनाई और लागू की जाती है। RBI का प्रथम गवर्नर सर
ऑसबोर्न स्मिथ थे। आरबीआई का स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। नेक्स्ट है बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर एलके झा था। नेक्स्ट आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका रीति मुक्त कवि। है घनानंद रीति काल के रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। रीति काल में मुख्यतः 3 काव्य धाराएं साथ साथ चल रही थी। रीति काल जो है ये 1700 से 1900 ईस्वी देखेंगे है, जिसमें रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। तो रीतिबद्ध में भूषण आएगा, रीति सिद्ध में बिहारी आएगा और रीति मुक्त में धनानंद आलम बोधा ठाकुर। नेक्स्ट है समानतः काव्य 2 भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य जैसे रामायण महाभारत है और दृश्य काव्य में जैसे नाटक चलचित्र है। 21 नंबर क्वेश्चन का है, जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है ऐसा बाजार की स्थिति है, ये हो जाएगा एकाधिकार बाजार। कह है जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है ऐसे बाजार की स्थिति एकाधिकार कहलाता है। एकाधिकार का मतलब एक विक्रेता या निर्माता के साथ साथ उस फर्म के उत्पाद के लिए कोई करीबी विकल्प बाजार में उपलब्ध नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है मोनोप्सोनी सिद्धांत को अर्थशास्त्री जॉन रॉबिन्सन ने अपनी पुस्तक द इकोनॉमी ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन 1933 में विकसित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, मोनोप्सोनी एक बाजार संरचना है जिसमें एक ही खरीदार काफ़ी हद तक कई विक्रेताओं के होने से वस्तुओं एवं सेवाओं की पेशकश के प्रमुख खरीदार के रूप में बाजार नियंत्रित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जहां बाजार पर सिर्फ 2 कंपनियों का ही प्रभावी नियंत्रण हो उसे द्विधिकार कहलाता है। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन कह रहा है, पेन तथा स्याही की मांग को कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा संयुक्त मांग। पेन तथा स्याही की मांग को संयुक्त मांग कहा जाता है जब एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ 2 वस्तु की मांग हो तो संयुक्त मांग कहा जाता है। जैसे देखिए तो बटर और ब्रेड, क्रिकेट बॉल एवं बैट, पेन एवं स्याही। फिर आता है सामूहिक मांग, ऐसी वस्तु जिसे एक से अधिक उपयोग में लाया जा सके जैसे कोयला व बिजली। फिर आता है लोचदार मांग, किसी वस्तु की मांग पर मूल्य में होने वाले परिवर्तन को अर्थशास्त्र में लोचदार मांग कहते हैं। फिर आता है प्रभावी मांग, प्रभावी मांग अर्थव्यवस्था की मांग का यह स्तर है जो समस्त पूर्ति से पूर्णतया संतुष्ट हो। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन कर रहा है, शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था? आंसर हो जाएगा सनातन धर्म के लिए। कह रहा है शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था। इनका जन्म 788 ईस्वी में कालादी केरल में हुआ था। इनके द्वारा अद्वैत वेदांत दर्शन का प्रतिपादन किया गया था। इनके द्वारा 4 निम्न मठ स्थापित है, जिसमें पहला बद्रीनाथ ज्योतिषी पीठ, द्वारका में शारदा पीठ, पुरी में गोवर्धन पीठ और मैसूर में श्रृंगेरी पीठ। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन कह रहा है, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 23 जून 1757 को। कह रहा है इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव ने और सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व मीर जाफर ने किया था। इसमें अंग्रेज की जो है जीत हुई थी। प्लासी बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। कालकोठरी की घटना 20 जून 1756 को हुई थी, जिसमें सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज को एक 18/14 की कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें 23 व्यक्ति जीवित बचे थे और सारे के सारे मारे गए थे। कह रहे बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह जो था शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। इस युद्ध में भी अंग्रेज क्या हुआ? विजित हुआ। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन कह रहा है, मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है? तो आंसर हो जाएगा मुद्रा की क्रय शक्ति। मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ मुद्रा की क्रय शक्ति है। विनिमय दर को जो है 2 अलग मुद्राओं की सापेक्ष कीमत होती है। नेक्स्ट है मुद्रा की चालन गति से अभिप्राय यह है कि मुद्रा की एक इकाई द्वारा एक वर्ष में कितनी बार वस्तुएं तथा सेवाएं खरीदी जाती है। मुद्रा पूर्ति से आशय मुद्रा की कुल मात्रा से है जो अर्थव्यवस्था में लोगों द्वारा विभिन्न रूपों में अपने पास रखी जाती है। M3 मुद्रा पूर्ति का व्यापक मापक है तथा M1 जो है सरल तरल मापक है।
नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन सार्क का सदस्य है, तो सार्क के सदस्य में मालदीव है। कह रहा है इनमें से मालदीव सार्क का सदस्य है। फुल फॉर्म उसका जो होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशनल। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 ढाका में हुआ था। सदस्य देश में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान है। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन कर रहा है क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो होता है इनमें से कोई नहीं। कह रहा है इनमें से कोई नहीं है क्योंकि क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुव पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होता है। यह वायुमंडल की सबसे निचली वाली परत है। सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी, वर्षा इसी मंडल में होती है। इस मंडल को संवहनीय मंडल कहते हैं क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती है। इस मंडल को अंधोमंडल भी कहते हैं। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन कर रहा है गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा ब्राजील। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन वाला देश जो है वो ब्राजील है। दूसरे स्थान पे भारत है। ब्राजील विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला देश है। ब्राजील में कहवा के बागों को फैजेंटा कहा जाता है। रबर के पेड़ का मूल स्थान जो है ब्राजील है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन देश है। चीन विश्व में सर्वाधिक धान, गेहूं, तंबाकू, कपास उत्पादन करता है। अमेरिका विश्व में सर्वाधिक मक्का उत्पादक करने वाला देश है। फिर 29वां क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त है। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हैं जो कि 240 से 280 ईस्वी तक था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। इसने जो है महाराजा धीरराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने ही की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। यह जैन धर्म का अनुयायी था। इसने जो है 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर को हराया था। सेलुकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीस द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है इसमें इंडिका है जो 7 समाज का वर्णन किया है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री था। इसके द्वारा लिखा गया पुस्तक अर्थशास्त्र है जिसका संबंध राजनीति से है। विशाखा दत्त कृति मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन का है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। वे जून 1964 से 11 जनवरी 1966 को अपनी मृत्यु तक लगभग 18 महीना भारत के प्रधानमंत्री में है। उन्होंने जो है 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की समाप्ति हेतु 10 जनवरी 1966 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कर युद्ध विराम की घोषणा की। 11 जनवरी 1966 को ही ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री वर्ष 1947 से 1964 तक थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गांव में होने वाली प्रथम अधिवेशन फैजपुर 1937 में जिसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू ने की थी। सुभाष चंद्र बोस जो है 1897 से 1945 नेताजी के नाम से विख्यात थे। इन्होंने नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दी थी। सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। वर्ष 1939 में कांग्रेस से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी गठन की थी। नेक्स्ट है जय हिंद तथा दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दी थी। 1945 में एक विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई जो कि अभी रहस्यमय है, अभी कन्फर्म नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर है 31 नंबर मांग के लिए आवश्यक तत्व है, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य, साधन व्यय करने की तत्परता। कह रहे मांग की आवश्यकता तत्व निम्नलिखित है। वस्तु की इच्छा यानी मांग के लिए किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। जब तक किसी भी वस्तु को पाने की लालसा नहीं होगी वह मात्रा में नहीं बदल सकती है। दूसरा जो है साधन व्यय करने की तत्परता, यानी उपभोक्ता उस वस्तु को क्रय करने के लिए उस पर व्यय करने को तत्पर रहना चाहिए। और तीसरा है एक निहित मूल्य, वस्तु को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता के
पास पर्याप्त धन होना चाहिए, तभी वह जो है उसे क्रय कर सकता है। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन कर रहा है अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब है, तो आंसर हो जाएगा उपयोगिता बनाना। अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब जो है उपयोगिता बनाना है। अर्थशास्त्र मार्शल के अनुसार मानव एक संसार में अधिक से अधिक इतना आवश्यक कर सकता है कि वह पदार्थ की पुनर्व्यवस्था कर दे जिससे पहले से अधिक उपयोगी हो सके। उदाहरण के लिए देखेंगे तो एक बढ़ई लकड़ी को काट छांट कर सुंदर सा टेबल बनाता है, तो बढ़ई ने किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं की, बल्कि लकड़ी को अपने प्रयत्नों से उपयोगिता का सृजन किया। फिर आता है विनिर्माण द्वारा कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के जो है उत्पादन को विनिर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए गन्ना से चीनी बनाना, लकड़ी से कागज बनाना। 33वां क्वेश्चन कह रहा है उत्पादन का सक्रिय साधन है, तो आंसर हो जाएगा श्रम। उत्पादन का सक्रिय साधन श्रम है। श्रम उत्पादन का सबसे प्रचुर और सक्रिय साधन है। पूंजी और भूमि जैसे निष्क्रिय कारण उत्पादन शुरू नहीं कर सकते हैं। चूंकि भारत में सभी देशों की तुलना में सबसे अधिक आबादी है, इसीलिए भारत श्रम प्रचुर मात्रा में है। उत्पादन के 4 कारक है, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। कह रहा है धन का वह अंश जिसका प्रयोग उत्पादन के लिए किया जाता है उसे पूंजी कहते हैं। 34वां क्वेश्चन है सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोच्च औसत है, तो आंसर हो जाएगा गुणोत्तर माध्य। कह रहा है सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोच्च औसत समानांतर माध्य है। सूचकांक में देखिएगा तो सूचकांक संबंधी चरों के समूह के परिमाण में परिवर्तन को मापने का एक जो है सांख्यिकीय साधन है। यह जो है अपसारित भिन्न भिन्न दिशाओं में होने वाले अनुपातों की समान प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जिनसे जो है इनको परिकल्पित किया जाता है। यह 2 भिन्न स्थितियों में संबंधित चरों को किसी समूह से में जो है औसत परिवर्तन का एक माप है। तुलना समान वर्गों में की जा सकती है, जैसे कि व्यक्तियों, स्कूलों, अस्पतालों आदि में। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय प्रवृत्ति या औसतों के 5 सांख्यिकी माप है। समानांतर माप, माध्यिका, बहुलक, ज्यामितीय माध्य, हरात्मक माध्य। नेक्स्ट पॉइंट है उपयुक्त 5 के 3 सर्वाधिक प्रचलित औसतें हैं, जबकि अन्य 2 जो है ज्यामितीय माध्य और हरात्मक माध्य औसतें विशिष्ट परिस्थितियों में उपयुक्त होते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप इस बात का आभास दिलाता है कि आंकड़े किस स्थान पर केंद्रित है, किंतु आंकड़ों के समुचित अर्थ विवेचन के लिए यह भी पता होना चाहिए कि आंकड़ों में कितना बिखराव है या वे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के चारों ओर किस प्रकार एकत्रित है। नेक्स्ट पॉइंट है समानांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक की सापेक्ष स्थिति। मान लीजिए कि समानांतर माध्य Mi है, माध्यिका Mi है, बहुलक M0 है, MO है, तो इन तीनों के सापेक्ष स्थिति में Mi जो ग्रेटर देन Mi ग्रेटर देन MO या Mi लेस देन Mi लेस देन MO होती है। यहाँ जो है पादप वर्णमाला के क्रम से आते हैं। माध्यिका सदैव समानांतर माध्य और बहुलक के बीच में होती है। समानांतर माध्य मान लीजिए 6 परिवारों की मासिक आय रुपये में निम्न दिया हुआ है, तो यदि हम पूरा को जोड़ कर जितना मान लीजिए परिवार है, 6 परिवार है, 6 से भाग दे देंगे तो ये माध्यम निकल जाएगा। समानांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला माप है। समानांतर माध्य को सभी प्रश्नों के मूल्यों के योग को उनकी कुल संख्याओं से विभाजन के रूप में परिभाषित किया जाता है और समानतः x बार से निर्देशित किया जाता है। तो यही यहाँ पर दे रखा है, x के टोटल n संख्या जो होगा जितना, और इसको यहाँ से n से भाग दे दीजिएगा। फिर आता है माध्यिका। कह रहा है माध्यिका उस चर का स्थिति मान है जो वितरण को 2 समान भागों में बांट देता है। एक भाग के अंतर्गत सभी मान माध्यिका मान से अधिक या उसके बराबर होते हैं तथा दूसरे भाग के सभी मान उससे कम या उसके बराबर होते हैं। उदाहरण लीजिए तो मान लीजिए एक आंकड़ा समुच्चय में निम्नलिखित परिच्छेद है, जैसे 5, 7, 6, 1 ये दिया हुआ आंकड़ा, फिर उसको क्या किया है इतना करके भाग दे देता है। फिर आता है बहुलक। कहला है बहुलक शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द ला मोड से व्युत्पन्न है, जो वितरण के सर्वाधिक प्रचलित मानों का घोतक है, क्योंकि यह श्रृंखला में सबसे अधिक बार दोहराया जाता है। बहुलक सर्वाधिक प्रक्षेपित आंकड़ा मान, इसे MO के द्वारा दर्शाया जाता है। उदाहरण यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन है पेट्रोल किसके मापा जाता है। पेट्रोल किससे मापा जाता है, तो आंसर हो जाएगा लीटर में। पेट्रोल एक द्रव ईंधन है, अतः इसे लीटर में मापा जाता है। किलोमीटर, मीटर
के द्वारा दूरी का मापन होता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो है पारसेक होता है। किलोग्राम के द्वारा द्रव्यमान को मापा जाता है। नॉटिकल मील द्वारा समुद्री दूरी को मापा जाता है। समुद्र की गहराई के लिए फायदम से मापा जाता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। अल्टीमीटर से ऊंचाई को मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थों की सापेक्ष घनत्व को मापा जाता है। यही सापेक्ष आर्द्रता रहता, आर्द्रता, फिर हम बता रहे हैं आर्द्रता रहता तब हो जाता है हाइग्रोमीटर, याद रखिएगा हाइग्रोमीटर। नहीं, 36वां क्वेश्चन कर रहा है चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? तो आंसर हो जाएगा चीन। वर्तमान में चाय के सर्वाधिक उत्पादक देश में चीन है। चाय उत्पादन में भारत का स्थान दूसरे स्थान पे है। श्रीलंका विश्व में प्रथम चाय निर्यातक देश है। विश्व की प्रमुख फसलें एवं प्रमुख उत्पादन देश देख लीजिए। तंबाकू में चीन नंबर 1 पे है। गन्ना में ब्राजील है। सोयाबीन में अमेरिका है। मसाले में भारत है। जूट में भारत है। नारियल में इंडोनेशिया है। नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर या कुशीनारा में हुआ था। नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन कह रहा है पोखरण क्या है? तो ये राजस्थान का एक नगर है जहाँ पे क्या हुआ था, जहाँ पे परमाणु परीक्षण हुआ था। पोखरण राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित एक नगर है। भारत ने अपना पहला स्वदेशी परमाणु परीक्षण यहीं 18 मई 1974 को किया था, जिसे स्माइलिंग बुद्धा नाम से जाना जाता है। पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण 11 मई व 13 मई 1998 को किया गया, जिसे शक्ति 98 के नाम से जाना जाता है। रावत भाटा परमाणु विद्युत गिरी राजस्थान में स्थित है। नरोरा परमाणु विद्युत गिरी है जो उत्तर प्रदेश में, काकरापारा गुजरात में है, कुडेकुनुल तमिलनाडु में है। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन है गोवा में पहला शासन किसका था? तो आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों का। गोवा का पहला शासन पुर्तगालित का था। सन 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। इसने जो है 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया था। पुर्तगालियों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी कोचिंग में 1503 ईस्वी में स्थापित किया। भारत सरकार 18 दिसंबर 1961 को गोवा मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और गोवा का पूर्ण अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है 12वां संशोधन 1962 के द्वारा गोवा को भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया। नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से की जाती है। राष्ट्रपति के कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान जो है प्रधानमंत्री होता है, जो कि अनुच्छेद 74 में कहा गया है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पत्र धारण करेंगे, यह अनुच्छेद 75 के 2 में कहा गया है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह अनुच्छेद 75 के 3 में कहा गया है। पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेगा, यह अनुच्छेद 75 के 4 में कहा गया है। नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन है किस देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा पूंजी का अवमूलन होता है। मुद्रास्फीति में पूंजी का अवमूलन होता है, यह कथन सही नहीं है। मुद्रास्फीति वस्तु एवं सेवाओं की कीमत में होने वाली लगातार वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति के प्रभाव उत्पादक वर्ग, कृषक, उद्योगपति, व्यापारी को लाभ होता है। ऋणी को लाभ तथा ऋणदाता को हानि होता है। मुद्रास्फीति के समय मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है, समाज में आर्थिक विषमताएं बढ़ जाती है। निश्चित आय वाले वर्ग को हानि होती है, जबकि परिवर्तन आय वाले वर्ग को जो है लाभ होता है। 42वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय होगा एक वर्ष, यदि यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का जो है घन मूल्य होगा। एक वर्ष में किसी देश के उत्पादित सभी वस्तुओं का सेवाओं का घन मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867 से 68 में किया था। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय की गणना के लिए मई 1951 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट है वर्तमान में मई 2019 से राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता साइमन कुजनेत्सव को कहा जाता है।
नेक्स्ट 43वां क्वेश्चन है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। NNP बराबर क्या होता है? GNP माइनस मूल्यह्रास। कह रहा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को हटाने के बाद जो आय बचती है वही शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाते हैं। GDP एक वित्तीय वर्ष में देश की सीमा के भीतर उत्पादित होने वाले अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को GDP कहते हैं। GDP मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो GNP बराबर क्या हो जाएगा? GDP प्लस X माइनस M। X जहाँ क्या होगा? विदेश से प्राप्त आय, और M मतलब होगा विदेशियों के द्वारा भारत से अर्जित किया गया आय। GDP जो है किसी देश की उत्पादक क्षमता को बताता है। NDP जो होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये शुद्ध घरेलू उत्पाद होता है। तो NDP बराबर क्या हो जाएगा? GDP माइनस मूल्यह्रास। नेक्स्ट 44वां क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को हुआ था। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया। इसकी स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को मिली। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई, जिसे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकृति मिली थी। संविधान सभा का प्रथम वाचन 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक चला था। संविधान सभा का तीसरा वाचन 14 नवंबर से 29 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला, और संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित किया गया, और उसी दिन जो है कुछ अनुच्छेद लागू कर दिया गया था। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान के कुल अनुच्छेदों में 15 अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को ही परिवर्तित किया गया, जबकि शेष अनुच्छेद को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। नेक्स्ट 45वां क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो आंसर हो जाएगा संसद है तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2, सॉरी सदन होना चाहिए, संसद में, हाँ सदन है ना, यहाँ पे सदन होगा तब 2 हो जाएगा। एक लोकसभा एक राज्यसभा, लेकिन संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र में द्विसंसदीय व्यवस्था को अपनाया गया, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक संघीय विधायिका का वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 69 के तहत 2 सदन होंगे, जिसमें राज्यसभा अनुच्छेद 80 में और लोकसभा 81 में। राज्यसभा उच्च सदन होते हैं और अस्थायी होता है, जबकि लोकसभा निम्न सदन होते हैं और अस्थायी होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होगा, ये गलत दे रखा है यहाँ पे, इसको राज्यसभा के सदस्य होगा, सदस्य का कार्यकाल। लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये सही है। 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। अधिकतम सदस्य 250 और आयु 30 वर्ष की होगी, और इसमें अधिकतम सदस्य 550 और आयु 25 वर्ष होगी। नेक्स्ट 46वां क्वेश्चन है, किस काल युग में पत्थर के औजार जो है सबसे पहले पाया गया था? तो आंसर हो जाएगा पुरापाषाण काल में। पत्थर के औजार सबसे पहले पुरापाषाण काल में पाया गया था। पुरापाषाण काल जो है 5 लाख ईस्वी पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक था। इस काल में मानव जीवन अस्थिर था, यानी एक जगह नहीं रहता था, घुमक्कर था। इसी काल में अग्नि का आविष्कार हुआ, लेकिन प्रयोग नहीं किया गया। भारत में पुरापाषाणकालीन औजार की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में की थी। मध्य पाषाण काल के औजार पुरापाषाण काल की अपेक्षा आकार में जो है छोटे थे। मानव ने मध्य पाषाण काल में ही कुत्ता को सर्वप्रथम पालतू पशु बनाया था। ठीक है, नव पाषाण काल में मानव की खेती करना प्रारंभ किया तथा पॉलिशदार पत्थर के औजारों का प्रयोग किया, और यहीं से मानव जो है स्थिर हो गया, यानी एक जगह रह करके अपना निवास करने लगा। नेक्स्ट 47वां क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते हैं? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कैलिको। कह रहे पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर कैलिको कहलाता था। भारत में प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों की ही देन है। तंबाकू की खेती सर्वप्रथम 1508 ईस्वी में दक्षिण भारत में पुर्तगालियों ने ही शुरू किया था,
और ये जहांगीर के काल में शुरू किया था और जहांगीर के द्वारा ही इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। कह रहा है 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर है, तो पहला स्थान हो जाएगा। हाँ, पहला स्थान पे है। 8 ग्रहों में बुध जो है सूर्य से पहला स्थान पे है। सूर्य से बढ़ते क्रम में ग्रहों की क्रम देखिएगा तो बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। बुध सौरमंडल में सूर्य के का जो है निकटतम ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह भी है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। आकार की दृष्टि से यह सबसे छोटा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, चलिए 49वां क्वेश्चन कर रहा है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है, तो आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय कहलाता है, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ का क्षेत्र है। प्रत्येक गोलार्ध को जो है ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है और इन भागों को कटिबंध कहते हैं। जैसे उपोष्ण कटिबंध 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित है, जहां कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप जो है कम रहता है। फिर आता है शीतोष्ण कटिबंध, ये 45 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री तक उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र है, यहाँ ताप हमेशा कम रहता है। और फिर आता है ध्रुवीय क्षेत्र, जो 66.5 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के मध्य स्थित क्षेत्र है, जहाँ ताप अत्यंत ही कम रहता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। नेक्स्ट 50वां क्वेश्चन कर रहा है BPL श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेंट लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय वयोश्री योजना। इस योजना की शुरुआत जो है 1 मई 2017 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन की व्यवस्था करना है। आयुष्मान भारत योजना, इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को हुई। इसका उद्देश्य प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना है। चलिए 51वां क्वेश्चन कर रहा है कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो आंसर हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। कपास की रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होता है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है, इसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन का दोहन करते हैं। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। सबसे ज़्यादा रोजगार 51% का देन इसी क्षेत्र में है, जैसे कृषि, पशुपालन, वन, खनिज संसाधन, मुर्गी पालन, मछली पालन। फिर आता है द्वितीय क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। इसे विनिर्माण या औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे में देखिएगा तो गेहूं से ब्रेड बनना, कपास से कपड़ा बनना, लोहा अयस्क से इस्पात बनना। फिर आता है तृतीय क्षेत्र, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, इसीलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। उदाहरण के लिए व्यापार, होटल, रेस्तरां, लोक प्रशासन, प्रतीक्षा, चिकित्सा, परिवहन, संचार, भंडारण। भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान जो है ये तृतीय क्षेत्र का है। नेक्स्ट 52वां क्वेश्चन है कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है, तो आंसर हो जाएगा गंधार कला। कह रहा है कुषाण काल की 2 प्रमुख केंद्र था, एक था गंधार और दूसरा जो था ये हो जाएगा मथुरा कला। तो गंधार कला देखिए, ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य उत्तर पश्चिम में गंधार में कला की एक शैली का विकास हुआ, जिसे गंधार शैली कहते हैं। इस शैली में सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ था। इस शैली के अंतर्गत मूर्तियों के शरीर की आकृति को जो है सर्वथा यथार्थवादी दिखाया गया है। इस शैली के अंतर्गत मूर्तियों बनाने में गहरे नीले एवं काले पत्थर का प्रयोग किया गया था। इन मूर्तियों में बुद्ध का आध्यात्मिक मुद्रा एवं सर पर बाल का जटा या उभरा को दिखाया गया है। इसमें जो बलुआ पत्थर को प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां इसी काल में जो है कला में बनी है। फिर आता है मथुरा कला। बुद्ध की प्रतिमा की कल्पना एवं निर्माण सर्वप्रथम मथुरा शैली में हुआ था। इस शैली में मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। मथुरा कला के अंतर्गत बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा, अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, भूस्पर्श मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है मथुरा कला का संबंध बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियां से है। इसमें जो है चेहरे का प्रसन्नता का भाव दिखाया गया है। शुंग कला, मथुरा की शुंग कला में
भरहुत और सांची के शुद्ध पुरानी परंपरा का चित्रण किया गया है। मधुबनी कला यह बिहार के मिथिला की लोक चित्र शैली है। इसके अंतर्गत आंगन या चौखट के सामने जमीन पर चित्रकारी की जाती है। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया था? तो आंसर हो जाएगा नागरिक अधिकार अधिनियम। करें नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 के द्वारा निषेध किया गया। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत को निषेध घोषित किया गया है। 1833 के चार्टर अधिनियम में दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान किया गया था। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 में आया था। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि डैश भी कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा पेलिनडावा संधि। पेलिनडावा संधि अफ्रीका परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि पेलिनडावा संधि भी कहलाती है। इस संधि पर जो है अफ्रीका महाद्वीप के 53 देशों में से 47 द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। यह राज्य को परमाणु हथियार का अनुसंधान करने, विकास करने, निर्माण करने, भंडारण करने, प्राप्त करने, रखने या नियंत्रण से रोकता है। यह संधि 11 अप्रैल 1996 को हस्ताक्षर के लिए खोला गया। 15 जुलाई 2009 को जो है लागू किया गया। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से जाना जाता है? तो म्यांमार हो गया। और भारत का पड़ोसी देश म्यांमार जो है बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को भारत से 1937 में अलग किया गया। इसकी राजधानी नेपेटाऊ कहते हैं या नेपेयादी कहते हैं। बर्मा 4 जनवरी 1948 को जो है जापान से स्वतंत्र हुआ। बांग्लादेश का उद्भव 1971 के भारत पाक युद्ध के साथ हुआ। इसकी राजधानी ढाका मुद्रा टाका है। भूटान की राजधानी थिम्पू व मुद्रा नगुलट्रम है। राष्ट्रीय खेल जो है तीरंदाजी है। चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा जो है युआन या रेनमिनबी है। इसकी जो है राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस व आधिकारिक भाषा जो है मंदारिन जो है इसकी राष्ट्रीय या आधिकारिक भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का है 56 नंबर का, यह है जीन की खोज किसने किया था? तो ये किया था जोहानसन के द्वारा, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। जीन की खोज जोहानसन ने की थी। जोहानसन ने ही सर्वप्रथम 1909 ईस्वी में जीन शब्द का प्रयोग किया था। जीन जो है गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिकी इकाई है। जीन डीएनए का एक भाग है। जीन का जो है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। अनुवांशिकता का पिता जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। डब्ल्यू वाटसन ने 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का प्रयोग किया। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण व गति से संबंधित खोज की। नेक्स्ट 57 क्वेश्चन कह रहा है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होगा, विटामिन ए के कमी से। और विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होगा। कह रहा है रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन शरीर के जैविक क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह 2 प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील और दूसरा होता है जल में घुलनशील। तो जल में घुलनशील जो होगा इसको याद रखिएगा BC, ठीक है। और वसा में घुलनशील होगा जो बाकी बच जाएगा ADE। अब देखिए विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है उसको हम रेटिनॉल कहते हैं। और कमी से रोग होता है जीरोप्थेल्मिया रतौंधी। विटामिन बी थायमिन और ये बेरी रोग होता है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कर्बिक एसिड, एस्कर्बी मसूड़े का फूलना रोग होता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल है और रिकेट नामक इसका बीमारी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ये किया गया था जेम्स चैडविक के द्वारा। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में किया। प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन 1886 में, नामकरण 1919 में रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। परमाणु के नाभिक की खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन के द्वारा किया गया। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने की थी। न्यूट्रॉनों की खोज जो है पॉली के द्वारा किया गया। नेक्स्ट
क्वेश्चन है, कह रहा है एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करता है, तो आंसर हो जाएगा यांत्रिकी ऊर्जा में। कह रहा है वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित जो है करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत हीटर जो है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, और बल्ब जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा हीलियम का। गुब्बारे में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। वायु के साथ विस्फोटक न बनाने के कारण हाइड्रोजन के जगह हीलियम को वरीयता दी जाती है। हीलियम की खोज जो है पियरे जैनसेन एवं नॉर्मन लोकियर ने की थी। हीलियम और ऑक्सीजन का प्रयोग कृत्रिम श्वसन के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन का प्रयोग रॉकेट ईंधन में होता है, इसे भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु होता है और ओस्मियम जो होता है सबसे भारी। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है, तो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से। ग्लोबल वार्मिंग CO2 गैस से होता है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, इसे भूमंडलीय तापन भी कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इत्यादि है, और सबसे ज़्यादा जो होता है वह जलवाष्प होता है। कह रहा है भूपर पट्टी की रचना में सबसे अधिक ऑक्सीजन 46.6% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा अमीटर का। विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर हवा की शक्ति एवं गति को मापा जाता है। अल्टीमीटर उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने में। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने में। लक्सीमीटर प्रकाश की तीव्रता मापने में। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का गलनांक लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। नाइक्रोम का प्रयोग विद्युत हीटर के कुंडली बनाने में होता है। टीन एवं शीशा का प्रयोग शोल्डर बनाने में किया जाता है। सबसे भारी धातु अभी बताए थे ओस्मियम है, और सबसे कठोर धातु टंगस्टन है। नेक्स्ट है COOH में कार्यात्मक ग्रुप यानी फंक्शनल ग्रुप है, तो आंसर हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कह रहा है COOH में कार्यात्मक ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। एल्डिहाइड को सबसे महत्वपूर्ण कार्यात्मक समूह माना जाता है। अमीनो अम्ल तथा एसिटिक अम्ल आदि कार्बोक्सिलिक अम्ल है। प्रिक एसिड का उपयोग विस्फोटक में किया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C में पाया जाता है। बिट्रिक एसिड दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन है, वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही। कह रहा है वोट देने वाले मतदाताओं के लिए स्याही सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। सिल्वर नाइट्रेट को जो है लूनर कास्टिक भी कहा जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग जो है कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग हॉर्न सिल्वर जो है इसे कहा जाता है। सिल्वर सल्फाइड के कारण ही चांदी जो है काली पड़ जाती है। नेक्स्ट है, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। विद्युत आवेश का कूलम्ब होता है। आवृत्ति का हर्ट्ज होता है, और दाब का पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से तरल तत्व कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा पारा। पारा एक जो है तरल द्रव धातु है। पारा को लौह पात्र में रखा जाता है क्योंकि यह लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है। ट्यूबलाइट में सामान्यतः मरकरी वाष्प और आर्गन गैस भरी रहती है। पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। पारा का प्रयोग कास्टर केलेनर विधि द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में किया जाता है। पारा का निष्कर्षण मुख्यतः सीनेबार्ग अयस्क से किया जाता है। द्रवों में सबसे अधिक घनत्व जो है पारा का होता है। इसका गलनांक -39 डिग्री सेल्सियस होता है। जस्ता का उपयोग लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए जस्तेदार लोहा बनाने में प्रयुक्त होता है। जस्ता का उपयोग युद्ध क्षेत्र में ध्रुवपट बनाने के लिए किया जाता है। तांबा का प्रयोग विद्युत तार एवं विद्युत उपकरण के निर्माण में किया जाता है। तांबा का उपयोग कैलोरी मीटर के निर्माण में भी किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव के हृदय में कितने बेसम पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा 4 बेसम। मानव के हृदय में 4 बेसम या कोष्ठक पाए जाते हैं। हृदय दोहरी झिल्ली से घिरा होता है जिसे हृदय आवरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। हृदय के अगले भाग में दाएं अलिंद एवं बायां अलिंद तथा पिछले भाग में दायां निलय एवं बायां निलय होता है। दाहिने अलिंद निलय के बीच त्रिवली कपाट होता है और बायां अलिंद एवं निलय के बीच में द्विवली कपाट होता है। मनुष्य के हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले रक्त वाहिनी को शिरा कहते हैं। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाले वाहिनी को रक्त वाहिनी को धमनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलाइवा किसके पाचन में सहायक होता है? तो आंसर हो जाएगा मीठा, ग्लूकोज या शर्करा में। सलाइवा लार, मीठा, ग्लूकोज या शर्करा के पाचन में सहायक होता है। लार में जल लगभग 95%, टाइलिन एवं लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। टाइलिन भोजन में उपस्थित मंड को माल्टोज शर्करा में बदलता है। माल्टेज नामक एंजाइम माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तन कर देता है। लाइसोजाइम जो है एंजाइम सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का कार्य करता है। लार का पीएच मान 6.5 होता है, अर्थात यह अम्लीय जो है प्रकृति की होती है। नेक्स्ट है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस बी टीका लगाया जाता है। यहाँ बी आंसर हो जाएगा। कह रहा है बच्चा को जन्म लेने के बाद हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। हेपेटाइटिस रोग विषाणु द्वारा होता है, इससे प्रभावित अंग यकृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है? तो आंसर हो जाएगा डेयरी जब भी आ जाएगा तो दूध का। डेयरी फार्म में दूध का उत्पादन होता है। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में वर्गीज कुरियन ने की थी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात में है। प्रत्येक वर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में दूध उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है और दूसरे स्थान पर अमेरिका है। नेक्स्ट 73वां क्वेश्चन कर रहा है विद्युत चुंबक बनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा नर्म लोहे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि पादप है? तो आंसर हो जाएगा इसबगोला। कह रहा है इसबगोल जो है एक लुप्त प्राय औषधि पादप है। इसबगोल एक झाड़ी नुमा पौधा है। इसका छिलका कब्ज अतिसार रोग का आयुर्वेदी औषधि है। इस पौधे का उत्पत्ति स्थान मिस्र तथा ईरान है। भारत में पंजाब, मालवा और सिंध के क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बबूल अफ्रीका व भारतीय उपमहाद्वीप का मूल वृक्ष है। इसका वनस्पति नाम आक्सिया नीलोतिका है। पीपल एक विशालकाय वृक्ष है जिसका भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट 75वां क्वेश्चन कह रहा है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है, तो ऊर्जा का नियम हो जाएगा। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण का नियम ऊर्जा का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में जो है परिवर्तन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान जो है अविनाशी है। द्रव को न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। फिर आता है संवेग संरक्षण का नियम। यदि एक या एक से अधिक वस्तुएं द्वारा एक दूसरे पर परस्पर बल लगाया जा रहा हो तो इस क्रिया के पूर्व व पश्चात उनका कुल संवेग संरक्षण रहता है जब तक कि उन पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। फिर आता है आवेश का नियम। कह रहा है किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाते हैं। 76वां क्वेश्चन कर है वर्षा की बूंद गोलाकार किस कारण से होती है? तो आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। कह रहा है वर्षा की बूंद जो होता है गोलाकार वह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के मुक्त पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा के एक ओर उसकी एकांक लंबाई में लंबवत तथा पृष्ठ के तल में कार्य करता है। पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव जो है कम हो जाता है। जल में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है।
पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई जल की सतह पर तैरती रहती है। नेक्स्ट है वाष्पीकरण के कारण मिट्टी के घड़े में जल जो है ठंडा रहता है। 77 में क्वेश्चन करें निम्न में से कौन सा तत्व है, तो आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा एक तत्व है। हीरा ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। यह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। इसका अपवर्तनांक जो होता है 2.417 और आपेक्षिक घनत्व जो होता है 3.52 तथा क्रांतिक कोण जो बनता है वो 24.4 डिग्री होता है। शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। नीलम एक प्रकार का खनिज है। यह एल्युमिनियम भस्म ऑक्साइड है। नेक्स्ट 78 में क्वेश्चन कर रहा है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति कहलाती है, तो आंसर हो जाएगा विद्युत सेल। विद्युत सेल जो है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दिष्टकारी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में परिवर्तन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा, तो बढ़ेगा। कह स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब जो है बढ़ेगा। समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। स्थिर दाब पर किसी गैस के नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा जो है अनुपाती होता है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। फिर हम राशि और मात्रक देख लेते हैं, जैसे कि ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, लंबाई का मात्रक मीटर, प्रतिरोध का मात्रक ओम, ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन और विद्युत आवेश का मात्रक कूलॉम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। एल्केन का रासायनिक सूत्र होता है, तो आंसर हो जाएगा CnH2n+2 हो जाएगा। एल्केन का रासायनिक सूत्र CnH2n+2 होता है। कार्बन व हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है। एल्केन के प्रमुख उदाहरण में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि आते हैं। एल्कीन का जो समान सूत्र होता है, एल्कीन याद रखिएगा, एल्केन नहीं है एल्कीन है, इसका जो होगा CnH2n होता है। इस श्रेणी का पहला सदस्य एथीन होता है और एक होता है एल्काइन। एल्काइन का समान सूत्र जो होता है वह होता है CnH2n-2 होता है। सबसे सरल एल्काइन एथाइल है। बेंजीन एक सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा गेहूं। गेहूं की जड़ें नहीं खाई जाती है। जड़ पौधे की अवरोही भाग है जो मूलांकुर से विकसित होता है। जड़ दो प्रकार का होता है, पहला होता है मूसला जड़ और दूसरा होता है अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ रूपांतरण में देखिएगा तो शंकु आकार का गाजर होता है, कुंभी रूप में सलजम चुकंदर होता है, तुर्क रूपी में मूली होता है। अब आता है टेपिओका, एक कंद वाली फसल है। इसकी जड़ें में स्टार्च की भारी मात्रा होती है जिसे साबूदाना बनाने में प्रयोग किया जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मानव की पसलियां डैश के साथ जुड़ी होती है, तो आंसर हो जाएगा स्टर्नम के साथ जुड़ी होती है। मानव की पसलियां स्टर्नम से जुड़ी होती है। पसलियों में कुल हड्डियों की संख्या 24 होती है। जत्तुक्रक या क्लेविकल में हड्डियों की संख्या 2 होती है। इलियम कूल्हे की सबसे बड़ी हड्डी है। स्कैपुला या शोल्डर ब्लेड वह हड्डी है जो टसली को ह्यूमरस से जोड़ती है। मानव का कंकाल तंत्र जो है 2 भागों में विभक्त होता है, अक्ष कंकाल और उपांग कंकाल। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती है। नेक्स्ट 85 में क्वेश्चन कर रहा है प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई होगा डैश होगी, तो आंसर हो जाएगा ओम प्रति सेकंड। चालकता की इकाई ओम प्रति सेकंड होता है। ओम प्रति सेकंड को महो भी कहा जाता है। इसका ऐसा मात्रक सीमेन भी होता है। ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध का मापकता होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा को मापने में आमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को जो है ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाएगा। न्यूनतम कार्य तब होगा जब ऊर्ध्वाधर रूप से पिंड को ऊपर उठाया जाएगा। कार्य बराबर जो होता है बल गुने बल के दिशा में विस्थापन।
और इसी को हम बढ़ाएंगे तो W बराबर एफ एस और एफ एस कॉस थीटा बराबर एफ एस कॉस 180 डिग्री। मात्रक जूल जो होता है इसका, ठीक है, कार्य का मात्रक जूल होता है। और अर्घ CGS पद्धति में क्या हो जाएगा, अगर अर्घ हो जाएगा। तो कार्य के प्रकार में धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य। नेक्स्ट है वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या होता है, तो ये होता है होम पेज। वेबसाइट का जो पहला पेज हम खोलते हैं गूगल क्रोम का, उसे होम पेज कहा जाता है। किसी भी वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है। वेब पेज बनाने में HTML का प्रयोग किया जाता है। HTML का फुल फॉर्म जो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। WW के जो आविष्कार है टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया। याहू, गूगल, MSN इत्यादि इंटरनेट साइट्स है। नेक्स्ट है जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो डैश बनेगा, तो आंसर हो जाएगा निर्मित होने वाली यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है। जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो निर्मित होने वाले यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है। सोडियम का संग्रहण मिट्टी के तेल में किया जाता है। नेक्स्ट 89वां क्वेश्चन कर रहा है एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक है डैश, तो आंसर हो जाएगा पारा। कह रहा है एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक पारा होता है। जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे पारद धातु अथवा अमलगम कहते हैं। लोहे को छोड़कर प्रायः सभी धातु पारे के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाती है। फिर आता है गैंग। कह रहा है गैंग अयस्क में मिलने अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं। फिर आता है फ्लक्स। अयस्क में मिले गैंग यानी अशुद्ध पदार्थ को हटाने के लिए बाहर से मिलाए जाने वाले पदार्थ को फ्लक्स कहते हैं। फिर आता है धातुमल। गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बने पदार्थ को धातुमल कहते हैं। फिर 90वां क्वेश्चन है, कह रहा है हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आंसर हो जाएगा बढ़ता है। हरित गैस पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप को बढ़ा देता है। इसके लिए जिम्मेदार गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि है। कह रहा है रूट 5 क्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो ये होती है आपका व्यास। सबसे बड़ी जीवा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, जो 20 से रेखा जाएगा। नेक्स्ट 93वां क्वेश्चन कर रहा है 7, 8, 9, 12 x का माध्य 10 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो याद रखिएगा यदि माध्य 10 दे रखा है तो जो टोटल संख्या जितना होगा उसको जोड़ करके और जो संख्या होगा जैसे 1, 2, 3, 4, 5 है तो 5 से भाग दे दीजिएगा तो बचा हुआ संख्या निकल जाएगा। नेक्स्ट संख्या 6, 8, 9, x 13 का माध्य 10 हो तो x का मान सेम पैटर्न पर निकालिएगा तो इसका C 14 निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति 10,000 रुपये में 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज पर किसी व्यक्ति को देता है तो उस व्यक्ति को 3 साल के बाद कितना धन चुकाना होगा। तो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100, इस पर निकालिएगा तो इजीली निकल जाएगा। फिर 96वां क्वेश्चन है कोई कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो ये हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटा समय, इस पे निकालिएगा तो निकल जाएगा 6 घंटा होगा। नेक्स्ट है 97वां क्वेश्चन 5 से प्रथम 8 गुणजों का योगफल क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 200। नेक्स्ट है 98वां क्वेश्चन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका b² बराबर 4ac। 99वां क्वेश्चन का है यहाँ पे यदि p और q विषम संख्या है तब इनमें से कौन सी संख्या सम है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्टार दे रखा है, यहाँ पे इसका मतलब कोई आंसर नहीं होगा इसका। p प्लस q और p माइनस q विषम प्लस विषम बराबर सम संख्या होता है। विषम गुने विषम बराबर विषम संख्या होगा, विषम प्लस सम विषम संख्या होगा और जब सम प्लस सम होगा तभी सम संख्या होगा और सम माइनस सम होगा तभी सम होगा। और जब देखिएगा तो यहाँ पे सम प्लस 2 विषम हो जाएगा तब विषम संख्या होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कह रहा 12% चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि उधार दी जाती है और उसकी गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है। इसके तुल्य प्राप्त करने के लिए उस राशि को वार्षिक आधार पर कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज पर देना होगा। तो आंसर हो जाएगा 12.36%। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला यहाँ लगाइएगा और इससे ये आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे हम ये अगला
सेट नंबर 26 को लेकर के आएंगे। ठीक है, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त से भी शेयर कीजिए। इसके बाद हम और अच्छा खुद से जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, वो भी आप लोग को डिलीवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।